हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो डिस्कशन। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है आपका यूकेपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के ऊपर। यूकेपीएससी 2013 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 आवर का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 360 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 180 हैं और आपको इसमें देख सकते हैं नंबर 7 पर लिखा हुआ है कि नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2013 का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, पेपर फर्स्ट। तो इसमें 180 क्वेश्चन है, तो 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन को हम वीडियो के इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। इससे आपका जो 2021 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको एक तो आप अपनी तैयारी का असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको आप किस डायरेक्शन में तैयारी करने की ज़रूरत है। और उसके बाद और आप इस पेपर से आप जो असिस्टेंट इंजीनियर यूकेपीएससी का पैटर्न रहता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर इसके वैसे इसके क्वेश्चन आपको इसका सिलेबस पता होगा। इसमें आपके 2 सिविल इंजीनियरिंग के पेपर फर्स्ट और सेकेंड होंगे, उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक हिंदी लैंग्वेज का, और उसके बाद इसमें आपका एक जनरल एबिलिटी पे बेस्ड भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो शुरू करते हैं आज के। और हाँ, एक आपको जानकारी बताना चाहूँगा, जो यूकेपीएससी के द्वारा जो आज एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नई जो पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनको थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया। नंबर ऑफ पोस्ट 16 के अराउंड आपकी पोस्ट इंक्रीज करी गई है तथा आपका जो अप्लाई करने का डेट है उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं आज का पेपर। तो आज का इसके हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने पहले ही इसके सॉल्यूशन कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन मैंने कुछ कर रखे हैं, तो जिससे कि हमारा वीडियो लेंदी ना हो, तो इसलिए हम चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम ऑफ बेस विड्थ b इफ द रिजल्टेंट पासेज विद एन एसेंट्रिसिटी ऑफ b/6 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये आपका क्वेश्चन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ग्रेविटी डैम से। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि अगर कोई बेस विड्थ बी वाला डैम है और उसका जो रिजल्टेंट का एसेंट्रिसिटी है b/6 है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेसेज एंड टेंसाइल स्ट्रेसेज की रेशियो पूछ रहा है। तो क्या होगा देखते हैं। तो आपको पता है जो हम सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम हमारा होता है वो हमारा इस एक्सप्रेशन से होता है। इस एक्सप्रेशन से ये उसका एक्सप्रेशन होता है सिग्मा w/b 1 + e माइनस ई 6e/b। तो वह आपका क्या होता है, ई क्या है एसेंट्रिसिटी और सिग्मा w आपका टोटल वर्टिकल लोड। तो अब हम इसमें देखेंगे, तो अगर हमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो इस पर हमें सिग्मा मैक्स की वैल्यू पॉजिटिव साइन लेके हमने कैलकुलेट करी तो हमें मिल गया 2 सिग्मा w/b। आपका ये पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब ये कंप्रेशन स्ट्रेस होगा। वैसे आप सिग्मा मिनिमम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल रहा है सिग्मा मिनिमम ई सेंट्रिसिटी जो आपकी सेंट्रिसिटी की वैल्यू रखने पर तो सिग्मा मिनिमम हमें 0 मिल रहा है। और तो आपको बताया जब हमारा ई क्या होता है b/6 के मैक्सिमम ई आपका जो सेंट्रिसिटी मैक्सिमम b/6 के बराबर होती है तो हमारा वो केस होता है नो टेंशन का, तो हमारे में कोई टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे। तो इसलिए आपका टेंशन स्ट्रेस 0 हो जाएंगे। अगर मैं सिग्मा कंप्रेशन मैक्स को सिग्मा में टेंसाइल मैक्सिमम से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो हम आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फ्राउड नंबर ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप इज मोर देन 9 देन दिस जंप इज क्लासिफाइड एज। तो आपका कह रहा है कि जो फ्राउड नंबर हाइड्रोलिक जंप का अगर मोर देन 9 है तो जंप को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कह रहे हैं तो हमारा हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जंप। अगला आपका डिस्चार्ज ऑफ अ ट्रायंगुलर वियर। तो ट्रायंगुलर वियर का आपका डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है। तो आपका ट्रायंगुलर वियर का जो डिस्चार्ज होता है तो वो उसका फॉर्मूला आपका होता है, ट्रायंगुलर वियर का आपका फॉर्मूला होता है, ट्रायंगुलर वियर आपका क्या होता है, Q = होता है आपका 8/15 CD √2G tan θ/2 h⁵ 5/2। तो आपको आप देख सकते हैं कैसे वेरी कर रहा है, h⁵ 5/2 से वेरी कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इन अ कन्फाइंड एक्विफर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर्स। कह रहा है कि जो आपका कन्फाइंड एक्विफर होता है उसमें आपको, तो कन्फाइंड एक्विफर के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले कन्फाइंड एक्विफर देख लेते हैं। तो कन्फाइंड एक्विफर हमारा होता क्या है, ऐसा वाटर बियरिंग स्ट्राटा जिसकी क्या होता है दोनों जो क्या होता है दोनों साइड से आपका दोनों साइड से उसके क्या होता है इम्परवियस स्ट्राटा होता है, यानी कि वाटर बियरिंग स्ट्राटा उसके दोनों साइड से आपको क्या होंगे इम्परवियस स्ट्राटा होगा। और जो उसके अंदर वाटर होता है वो अवेलेबल वाटर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर में। तो इसलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्राटा। तो ये ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल कैरीज डिस्चार्ज ऑफ 15 क्यूमेक एट अ डेप्थ ऑफ फ्लो 1.5 मीटर
and bed slope of 1:1440. If the slope is changed to 1 to 1000 with the same depth, the discharge will be। तो कह रहा है आपको इसमें क्या क्या डेटा गिवन है, इसको मैंने सॉल्व करा हुआ है। तो इसमें आपको क्या गिवन है, तो पहले केस में आपको दे रखा है Q इक्वल टू आपको गिवन है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, और डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी 1.5 मीटर दे रखी है, और S1 जो स्लोप था पहले वो दे रखा है 1:1440। अब कह रहा है कि अगर हम स्लोप को 1:1000 करते हैं तो उस केस में आपका डिस्चार्ज कितना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा चेजी फॉर्मूले से क्या होता है, Q इक्वल टू AC√MI होता है। तो आप हमारे पास हमारा आपको बताया गया कि वाई का डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी का कांस्टेंट है, और आपका विड्थ ऑफ चैनल भी आपकी कांस्टेंट होगी। तो उससे हम देख सकते हैं कि यानी कि एरिया ऑफ फ्लो और वेटेड पेरीमीटर भी आपका कांस्टेंट होता है। इसका मतलब आपका ए सी और आपका एम जो हो गया कांस्टेंट होगा। तो इस रिलेशन से हम AC√M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से AC√M की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हम मिल गया 569.20। तो अब हमारे चेजी फॉर्मूले में हम अगर हम स्लोप को 1:1000 कर दें तो चेजी फॉर्मूले से हम इजीली इसको अगेन कर सकते हैं। AC√M की वैल्यू जो कांस्टेंट थी वो हमने पुट कर दी, और S2 जो हमारा था उसको हमने पुट कर दिया, तो हमें मिला था 17.99 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है फॉर अ यूनिफॉर्म flow with depth of 0.6 meter and Froude number is 2 and rectangle for a rectangular channel the specific gravity। तो आपको सॉरी स्पेसिफिक एनर्जी आपको पूछ रखी है। तो आपको डेटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देख लेते हैं। डेटा हमारे पास जो गिवन है, तो हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा हुआ था। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने सॉल्व करा हुआ था। तो इसमें आपको क्या डेटा गिवन है, सबसे पहले आपको दे रखा है डेप्थ ऑफ फ्लो 0.6 मीटर, फ्राउड नंबर आपको दे रखा है 2। तो आपको पता है आपकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है डेप्थ ऑफ फ्लो प्लस v²/tg यानी कि वेलोसिटी हेड। तो हमारे पास v नहीं है, तो फ्राउड नंबर है, तो फ्राउड नंबर आता है FR इक्वल टू v/√gy। तो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी हमें मिल रही थी 4.85 मीटर पर सेकंड, और ई की इस एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलता है 1.8 मीटर। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आपका हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल का। इसमें आपको एक हाइड्रोलिक जंप दे रखा है। तो हाइड्रोलिक जंप में कह रहा है कि जो आपकी कंजुगेट डेप्थ है 0.25 मीटर एंड 1.25 मीटर। तो आपको पूछ रहा है कि इसका हेड लॉस कितना होगा। तो हेड लॉस के लिए आपके पास फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं हमारे पास y1 इक्वल टू 0.25 मीटर, y2 इक्वल टू 1.25 मीटर, और हेड लॉस का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 की पावर 3 अपॉन 4y2 y1। अगर हम यहाँ इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.25 इंटू 0.25, तो ये आपका आ रहा है 0.8 मीटर। तो आपका 0.8 मीटर आपका क्या आ जाएगा, हेड लॉस ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे आस्क कर रहा कि द डिस्चार्ज थ्रू दी वी नॉच। तो आपको पता है वी नॉच और जो आपका वी वियर होते हैं यानी कि ट्रायंगुलर वियर, उसमें जो आपका डिस्चार्ज वेरी करता है सेम वेरी करता है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था h⁻² 2.5, यहाँ पे h⁻5/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एज पर IS कोड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट करा है। तो ये आपका मिनिमम ग्रेड हम प्री स्ट्रेस के लिए कितना यूज करेंगे करा, तो हो जाता है M25। अगला है इन अ स्लैब ऑफ द रेनफोर्समेंट यूजिंग स्टील Fe415। तो आपको कह रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट बताओ। तो आपको पता है हम कितना यूज करते हैं Fe415 के लिए 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका है इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेसेज tau b exceed the design strength of concrete tau c, the shear reinforcement as per IS 456 will be provided for the shear stress equal to। तो कह रहा है कि अगर हमारे नॉमिनल shear stress से tau c से एक्सीड कर जाते हैं तो हम shear reinforcement कितने shear stress के लिए डिजाइन करेंगे। तो सिंपल है आपका tau b माइनस tau c के लिए आप क्या करेंगे, हम इसका shear reinforcement डिजाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर तो है आपका द पर्पज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर्स इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वायर क्यों यूज करते हैं कह रहा है प्री स्ट्रेस में। तो आप पहला ऑप्शन है आपका टू प्रोवाइड एडुकेट बॉन्ड स्ट्रेस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। टू इम्पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये भी आपका करेक्ट है। टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हम आंसर चूज करेंगे। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज अकर्स ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कह रहा है जो हमारा लॉस है ओनली पोस्ट टेंशनिंग में होता है, कौन सा है। तो आपको पता है स्ट्रेस लॉस हमारा लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है ओनली आपका किस में होता है, पोस्ट टेंशनिंग में होता है। अगला आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट इन अ सर्कुलर कंक्रीट कॉलम। सर्कुलर कंक्रीट कॉलम में कितना मिनिमम रेनफोर्समेंट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। तो आपको पता है हम मिनिमम रेनफोर्समेंट जो हमारा कॉलम के केस में होता है वो 0.80 ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और हम जो हमारा कॉलम है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स हम करेंगे 6 बार, और मिनिमम डाया हमारा रहेगा 12 mm का। तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। ग्रेटर ऑफ 0.80% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 6 बार ऑफ
12 mm, यानी कि आपकी जो 6 बार है 12 mm की, या फिर 0.80 ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी ज़्यादा है उसको हम एज अ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन है आपका स्पॉन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर कंटिन्यूस बीम, तो ये आपका 26 हो जाएगा। अगला आपका है इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल्स मिनिमम थिकनेस ऑफ एट द एज शुड नॉर्मली, तो आपका कह रहा है जो मिनिमम रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग होती है उसका मिनिमम थिकनेस एजेस पे हम कितना लेते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 150 mm। अगला आपका है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम एज कंपेयर टू दैट टाइड कॉलम, तो कह रहा है कि टाइड कॉलम के कंपेयर में जो आपका हेलिकली रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम होता है तो उसका कैरिंग कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होती है, तो आपको पता है हम कितनी इंक्रीज हो जाती है 5% उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगला है 19, तो फॉर द पर्पज ऑफ द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम्ड, तो कह रहा है कि डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग के लिए हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा एज्यूम करके लेते हैं, तो आपका होता है लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। हुप टेंशन इन आरसीसी वाटर टैंक किसके द्वारा रेजिस्ट होते हैं, हुप टेंशन, तो आपका हो जाएगा स्टील, तो क्योंकि हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। अगला आपका हो जाएगा द फैक्टर यूज्ड टू अकाउंट द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय क्यूब टेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कह रहा है कि जो हमारा कंक्रीट है उसका क्यूब टेस्ट और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर को डिफरेंस करने के लिए कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, तो हमारा आपको पता है 0.67 एफसीके हम लेते हैं, तो फैक्टर आपका हो जाएगा 0.67, ये आपका क्या हो गया क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एफसीके, तो उसमें अगर 0.67 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये फैक्टर है, तो उससे आपकी क्या आपको स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है, कंक्रीट इन स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अगला है द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसी मेंबर इज नोन एज, तो आपकी आरसी मेंबर की डिजाइन की जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसको हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील एलएसएम के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कंक्रीट के लिए आपका 1.5 होता है और स्टील के लिए आपको 1.15 होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24, कह रहा है इन आरसी कॉलम द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड, तो कह रहा है कि जो पेरिफेरी ये आपका कॉलम है, पेरिफेरी में आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनके बीच की मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर, तो आपको पता है 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अगला आपका द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आरसी बीम फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील गिवन बाई, कह रहा है जो आपकी लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका आरसी बीम का वो कितना होगा, कह रहा है, तो आपको पता है लिमिटिंग MU लिमिट आपका क्या होता है, MU लिमिट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अच्छा कर रखा मैंने भी, ठीक है, तो यह है आपका MU लिमिट इक्वल टू आपका है 0.36 FCK XU लिमिट B इंटू D माइनस x 0.42 XU लिमिट, तो XU लिमिट आपका FE 500 किलो होता है 0.56, FCK आपको 20 न्यूटन पर mm² गिवन है, तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले इस एक्सप्रेशन में तो आपको मिल जाएगी 3.34 BD² के बराबर, तो आपका ऑप्शन 3.35 और BD² 3.33 में से आप एक को चूज कर सकते हैं। अगला है आपके पास स्क्वायर कॉलम ऑफ सेक्शन 350 by 350 mm is reinforced with 4 bar of 25 mm dia and 4 bar of 16 mm diameter. The ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट विल बी, कह रहा है कि आपका एक स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम में कह रहा है इस तरीके से आपका स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम में आपके जो 4 नंबर ऑफ बार हमने 25 mm की एज ये सब लॉन्गिट्यूडनल बार है ये यूज करी हुई है, तो आपको कह रहा है कि जो हम रिइंफोर्समेंट ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का डाया होना चाहिए 6 mm के बराबर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद या फिर जो आपका 1/4 ऑफ 25 यानी कि जो लार्जर डाया है लॉन्गिट्यूडनल बार का उससे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 आपका कितना 25 आपका लार्जर डाया है, तो ये आपका आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो अगला आपका ये तो आ गया डाया, इसमें से हम मिनिमम जो होगा उसे लेंगे, तो आप यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपके पास है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपकी 300 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 आपका 16.5 यानी कि जो आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया है उसके 16 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे वो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अगला आपका है इन केस ऑफ वन वे स्लैब द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, कह रहा है जो वन वे स्लैब होती है उसमें मेन रिइंफोर्समेंट कौन से स्पान के अलॉन्ग प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको पता है अलॉन्ग द शॉर्टर स्पान हम क्या यूज़ करते हैं, मेन रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। अगला है आपका इफ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय, तो कह रहा है कि कोई भी बीम हमारी बॉन्ड में फेल होती है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम मोस्ट इकोनॉमिकली क्या कर सकते हैं, कह रहा है, तो इसके लिए भी इसके लिए डिस्कस करते हैं कैसे हम इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए
तो आप देख सकते हैं जो हमारा सपोज दैट मेरे पास क्या ये बीम है, ठीक है। तो बीम में मैंने दो सेक्शन ले रखे हैं, एक्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस अपार्ट पे। तो सपोज दैट 1 एक्स सेक्शन पे आपका बेंडिंग मोमेंट है एम एंड 2 पे आपका एम प्लस डेल्टा एम। तो आपको और आपका सपोज दैट ये आपकी रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करिए। तो आपको पता है एम इक्वल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो लीवर आर्म को मैंने क्या कर दिया, लीवर आर्म फैक्टर से चेंज कर दिया। तो लीवर आर्म फैक्टर क्या होता है आपका, लीवर आर्म डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज इक्वल टू लीवर आर्म। तो इसको डी आपका लीवर आर्म को मैं लिख सकता हूँ जे इंटू डी। तो मैंने इसको जे इंटू डी से रिप्लेस कर दिया है। तो अगला है आपका यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ टेंसाइल फोर्स की वैल्यू। तो टेंसाइल फोर्स क्या आ जाएगा आपका, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू एम बाई जे डी, वेयर जे इज द लीवर आर्म फैक्टर, डी इज द डिफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो आपका T1 हो जाएगा, यानी कि सेक्शन 1 पर आपका टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, एम अपॉन जे डी। लेकिन T2 पर आपका हो जाएगा एम प्लस डेल एम अपॉन जे डी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे पास कुछ क्या बच जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, ये आपका एम T1 और T2 को अगर हम माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल टी, यानी कि आपको डेल टी किसके बराबर मिलेगा, डेल एम अपॉन जे डी। यानी कि एक अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है जो क्या करेगा, इस बार को क्या करने की कोशिश करेगा, स्लिप की कोशिश करेगा। स्लिप कब होगी, जब हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड फेलियर हो जाएगा, बॉन्ड में हमारा ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड फेलियर हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी जो बार है स्लिप हो जाएगी। तो इस स्लिप को प्रिवेंट करने के लिए हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी, जब हमारा बॉन्ड स्ट्रेस क्या होंगे, ज़्यादा जनरेट होंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है। तो हमारा अब यहाँ से देख सकते हैं टाउ बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी सर्कमफ्रेंशियल एरिया है वो हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंशियल एरिया कितना हो जाएगा, एक बार का पेरीमीटर हो गया आपका पाई इंटू डी और डेल एक्स। तो आपके यहाँ से यहाँ तक की जो भी सर्कमफ्रेंशियल एरिया है इस बार का ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पुट करा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें इस तरीके से डेल्टा टी बाई पाई डी इंटू डेल एक्स। तो आपको पता है डेल एम अपॉन डेल एक्स होता है आपका शेयर फोर्स के बराबर। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा वी अपॉन जे डी इंटू पाई डी। तो ये आपका क्या आ रहा है, पाई डी। तो यहाँ पर आपको अब आप इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो टाउ बी डी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वी अपॉन जे डी इंटू पाई डी। तो पाई अब मुझे टाउ बी डी इंक्रीज करना है। तो टाउ बी डी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ, मैं क्या करूँगा, डाया को नंबर ऑफ जो आपकी बार है यूज सपोज एक बार यूज़ करके आपकी थिकर बार को मैं थिनर बार यूज़ करूँगा, नंबर ऑफ बार्स को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास टाउ डी की वैल्यू आई थी वी अपॉन जे डी इंटू पाई डी। अगर मैं नंबर ऑफ बार्स एन यूज कर रहा हूँ तो उसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया आपका कितना हो जाएगा, एन इंटू पाई डी के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको इस टाउ डी की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अगर टाउ डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपका इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार को इंक्रीज कर सकते हैं और डाया को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इन अ सर्कुलर वाटर टैंक इफ d is the diameter of the tank, h is the depth of the water with flexible joint at the base, and if y is the specific water weight of water, the hoop tension at the base of wall is। तो ये आपको पता है, ये होता है आपका y h d डिवाइडेड बाई 2। ये आपके क्या होते हैं, hoop tension at the base of the wall होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका 30 क्वेश्चन। तो 30 वाले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा, आपका 30 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अन आइसोलेटेड बीम। तो इसमें आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालनी थी टी बीम की, लेकिन इसमें आपका जो फिगर था वो मिसप्रिंट था, तो उसका हमारे पास डायमेंशन है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ 300 mm विड्थ एंड 750 mm इफेक्टिव डेप्थ इफ एंड 2000 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील इफ द मॉड्यूलर इज 15 डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने सॉल्व कर रखा है। तो ये आपका प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया, 300 मीटर बाई 750 mm और आपको AST 200 दिया गया था, एम की वैल्यू आपको 15 दे रखा। तो आप जो एरिया मूवमेंट है कंप्रेशन जोन का और टेंशन जोन का उसको इक्वल कर देंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, BN स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST D माइनस NA, वेयर NA इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हमको क्या मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 300 by 900 mm इज प्री-स्ट्रेस्ड विद इनिशियल प्री-स्ट्रेस फोर्स ऑफ 8-10 kN with an eccentricity of 360 mm at the mid span, स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर ड्यू टू स्ट्रेस एलोन। तो आपको एक प्री-स्ट्रेस बीम दे रखी है। तो प्री-स्ट्रेस बीम में आपको पूछ रहा है कि आपका स्ट्रेसेज एट द टॉप फाइबर ऑफ द बीम कितने होंगे। तो ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आपको इस
आपको ये दे रखा 300/900 की एक बीम दे रखी है, तो उसमें आपको जो इसेंट्रिसिटी है यहाँ पर आपका प्री-स्ट्रेस स्टील आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है 360 mm की इसेंट्रिसिटी के साथ। तो आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है 810 kN। तो आपके पास जो आपका स्ट्रेस का एक्सप्रेशन बनता है P/A ± PE/Z, ठीक है। वेयर Z इज द सेक्शन मॉड्यूलस, BD आपका रेक्टेंगुलर के लिए आपका सेक्शन मॉड्यूलस BD²/6 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका Z की वैल्यू इतनी आ रही है। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू, P क्या आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है और A आपका एरिया ऑफ सेक्शन है। तो अभी हमने इसको पुट कर दिया और PE/Z, तो E क्या आपकी इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी भी पुट करी तो हमें मिल रहा था नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी -4.2, यानी कि आपको टेंसाइल आपका स्ट्रेस मिल रहा है कहाँ पर, टॉप फाइबर पर, ठीक है। तो टॉप फाइबर पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका राफ्ट फाउंडेशन यूजफुल वेयर। तो राफ्ट फाउंडेशन के बारे में पूछ रहा है कि सॉइल हैविंग लो बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की लो बियरिंग कैपेसिटी के केस में यूज करेंगे। हैवी लोड ट्रांसफर थ्रू द कॉलम, सुपर स्ट्रक्चरली सेंसिटिव टू डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो आपको आपके ऑप्शन तीनों ही, इसमें तीनों केस में राफ्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, यूजफुल होगी हमारी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इन केस ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और अंडर, तो आपका एक कॉलम का अगर मिनिमम डायमेंशन हमारी 200 mm और उससे कम है, हुज रेनफोर्सिंग बार जो है उसकी मेन लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm को एक्सीड नहीं कर रही है, तो नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करेंगे। तो एक्चुअली में जो हमारा कॉलम के लिए कवर हम यूज करते हैं नॉमिनल, वो होता है मिनिमम 40 mm। बट जब हमारा कॉलम का साइज 200 mm और उससे कम होता है, तो उस केस में अगर, और हमारे बार का साइज 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहा, तो उस केस में हम 25 mm नॉमिनल कवर यूज कर सकते हैं, राइट। अगला आपका इन दी limit state method of design of for RCC flexural member, the center of gravity of the compressive force acting on section from the top most fiber of concrete is at a distance of। तो कह रहा है जो हम ये आपका स्ट्रेस डायग्राम बनता है, तो स्ट्रेस डायग्राम में जो हमारे स्ट्रेस डायग्राम आपका किस तरीके बनता है, ये तो स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम आपको किस तरीके का बनता है, इस तरीके का आपका एक स्ट्रेस डायग्राम बनता है। तो स्ट्रेस डायग्राम में कह रहा स्ट्रेस डायग्राम में हमारे पास जो कंप्रेशन फोर्स लगते हैं वो टॉप फाइबर से कितनी डिस्टेंस पे होते हैं, तो टॉप फाइबर से आपके 0.42 XU के बराबर आपके डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.42 इंटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अगला क्वेश्चन है आप क्या, अगले क्वेश्चन में आपको एक इन डबली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम दे रखी है। तो डबली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम के केस में आपको पूछ रहा हमें D' इफेक्टिव कवर दे रखा है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का, और XM इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, द स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो कह रहा है कि जो आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है उसके लेवल पर कितना आपका कितनी आपकी स्ट्रेन वैल्यू होगी। तो स्ट्रेन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास, चलो इसमें इसको देख लेते हैं। तो स्ट्रेन वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हमारे पास सबसे पहले डबली रेनफोर्समेंट का, डबली रेनफोर्स्ड का आपके पास सपोज डबली रेनफोर्स्ड बीम है, यहाँ पे आपका स्टील होगा, यहाँ पे आपका स्टील होगा, ठीक है। तो ये आपका सपोज यहाँ से XM है, XM आपको दे रखी है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ आपका इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, तो स्ट्रेन डायग्राम आपको इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपका सपोज EC है और ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट दी टॉप मोस्ट फाइबर आपके 0.0035 के बराबर हो जाएंगे। और ये आपका यहाँ से तक दिस इज XM एंड दिस इज, ये आपका क्या है D' के बराबर है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका एक सिमिलर ट्रायंगल है, तो इन दो सिमिलर ट्रायंगल बनने हैं इसमें ABCDE। तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, एक ABC और दूसरा आपको जो बनेगा ADE। तो अब इन दोनों में हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपका क्या हो जाएगा, आपका 0.0035 डिवाइडेड बाई XM एंड EC डिवाइडेड बाई D माइनस X माइनस XM माइनस D', ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमें मिल रहा है, हमें क्या मिल जाएगा, EC की वैल्यू चाहिए। तो हमें EC की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0.0035 XM इंटू XM माइनस D', राइट। तो अगर मैं इसमें से XM कॉमन ले लूँ, 0.0035 डिवाइडेड बाई XM, इसमें से XM अगर कॉमन ले लें तो अंदर आपको बचेगा D माइनस D' अपॉन XM, ठीक। तो XM से XM कैंसिल, तो आपको मिलेगा 0.0035 1 माइनस D' बाई XM। तो आपका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 0.0035
माइनस डी डैश अपॉन XM, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द RC बीम विथ 4Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। तो Fe415 के लिए आपकी जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्या होती है, 0.48 डी के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। तो 38 में आपको पूछ रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन द स्टील बार इन टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में स्टील बार पर कितने मैक्सिमम स्ट्रेन होंगे करा, तो ये हो जाएंगे आपके 0.87 FY सॉरी 0.87 सिग्मा वाई अपॉन ES प्लस 0.002। तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला ऑप्शन अगला देखते हैं। अगला कह रहा है फॉर टी बीम मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, कह रहा है कि मिनिमम आपका टेंशन इन्फोर्समेंट कितना होना चाहिए। तो आपको पता है ये आपका हो जाएगा A0 डिवाइडेड बाई BW D इज इक्वल टू 0.85 अपॉन सिग्मा वाई के बराबर। आप यहाँ से हम मिनिमम रेनफोर्समेंट टेंशन इन्फोर्समेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला आपका है, अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है एज पर IS 456/2000 द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी एज्यूम्ड। तो आपका पता है मॉड्यूलस इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5000 रूट FCK से, राइट। अगला आपका है द फिक्स्ड सपोर्ट इन रियल बीम बिकम्स कंजुगेट बीम इन द कंजुगेट बीम एच। तो जब हम कंजुगेट बीम मेथड से जब हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन काउंट कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो भी हमारी E/M/EI डायग्राम होता है वो होता है आपका कंजुगेट बीम एज ए कंजुगेट बीम लोडिंग एज ए M/EI, जो इसको M/EI डायग्राम को एज ए लोडिंग लेके चलते हैं। तो वहाँ हम कंजुगेट बीम से हम क्या निकालते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो फिक्स्ड सपोर्ट के सपोर्ट मेरे पास ये था, फिक्स्ड सपोर्ट के केस में हमारा क्या होता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 होता है। कंजुगेट बीम के केस में हमारे पास जो कंजुगेट बीम में जिस पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, स्लो आपका डिफ्लेक्शन होगा, और शेयर फोर्स जो होगा आपका वो क्या होगा, स्लोप होता है। तो उस केस में आप मुझे चाहिए जो आपका फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट पर आपका डिफ्लेक्शन 0 होता है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑल्सो 0। ठीक है, तो मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए जहाँ पर हमें क्या मिले, बेंडिंग मोमेंट भी 0 मिले और शेयर फोर्स भी 0 मिले। तो अगर मैं ऐसा केस मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसे क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। तो आपको यहाँ पर आपका सपोर्ट क्या हो जाएगा, फ्री सपोर्ट हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट जो था रियल बीम में वो कंजुगेट बीम में जाके आपका क्या हो जाएगा, फ्री सपोर्ट हो जाएगा। अगला है इन अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड द कॉपर बार विल बी अंडर। तो कह रहा है कि अगर हम कॉपर और स्टील के जो भी अभी कंपोजिट बार है उसको हीट करें तो कॉपर विल अंडर, कह रहा है कॉपर हमारा किस में होगा, शियर में होगा, टेंशन में होगा, कंप्रेशन में होगा और या फिर टॉर्जन में होगा। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। जो हमारा कंपोजिट सपोज ये मेरी क्या होती है, कंपोजिट बार का मतलब ये होता है कि इसके दोनों ये दोनों एंड ऐसे फिक्स हैं कि इसमें जो भी चेंज इन लेंथ होगा दोनों मटेरियल में क्या होगा, कॉपर और स्टील दोनों में क्या होगा आपका इक्वल होगा। यानी कि अगर इसमें डेल एल लेंथ का चेंजेज आ रहा है तो इसमें भी स्टील में भी और कॉपर में दोनों में सेम आएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग दोनों में चेंज है। लेकिन अब होता क्या है, जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर का हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है स्टील से। तो इसमें अगर कम जितना भी अगर मैं टेम्परेचर सपोज मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर चेंज करा है तो उसमें जो कॉपर है उसकी लेंथ में चेंज ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी चेंज लेंथ ज़्यादा इंक्रीज करेगी स्टील के कंपैरिजन में। बट हमारे जो कंपोजिट बार है, कंपोजिट बार के केस में हमारा ऐसा नहीं होगा। हमारे केस में हमारा जो चेंज इन लेंथ होगा कॉपर और स्टील दोनों में इक्वल होगा। तो इसके लिए हमारा इस चीज़ को दोनों अब स्टील में हमारा क्या होगा, लेंथ में चेंज कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए तो हमारे जो कॉपर होता है तो कॉपर में क्या होगा, सम एक्सटेंट तक आपके कंप्रेशन स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, जिससे हमारे क्या होगा, उसके लेंथ में जो इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो रहा था वो थोड़ा कम होगा। और स्टील में आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका जो भी स्टील में चेंज इन लेंथ हो रहा था वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब मैं इसके लिए हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, डेल एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डेल एल क्या होता है आपका चेंज इन लेंथ ऑफ इन दी कॉपर में चेंज इन लेंथ कितना होगा आपका, डेल्टा एल्फा इंटू एल, सपोज एल इसकी लेंथ थी तो इसका डेल एल कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एल्फा इंटू एल। तो इतना ये आपका डेल एल हो जाएगा। लेकिन अब इसकी जो लेंथ है चेंज इन लेंथ क्या होगा, स्टील से ज़्यादा होगा, लेकिन इस स्टील से ज़्यादा होगा तो इसलिए इसमें क्या होंगे, जिसमें ज़्यादा चेंज इन लेंथ आ रहा है उसमें, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हमारे क्या होंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होंगे। सपोज मैंने मान लिया कि सिग्मा सी के बराबर कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो कंप्रेशन स्ट्रेस से हमारे लेंथ में डिक्रीजमेंट होता है, इसलिए माइनस साइन ले लिया। तो कंप्रेशन स्ट्रेस से जितने हमारे
चेंज इन लेंथ हो रहा है, यानी कि डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है, तो आपका हो जाएगा सिग्मा सी एल बाई ई सी के बराबर। तो टोटल चेंज इन लेंथ आपका इतना हो जाएगा। ऐसे स्टील के लिए हम निकाल लेंगे तो ड्यू टू टेम्परेचर आपका इतना हो जाएगा, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस इसमें जनरेट होंगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से आपका चेंज इन लेंथ आपका क्या होगा, इतना होगा, प्लस में होगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो ये आपका डेल एल अपॉन डेल वन और डेल टू आपका क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि आपका कॉपर और स्टील में चेंज इन लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, बार एक कॉम्पोजिट बार है। तो यहाँ से हम डेल एन और डेल एल टू को इक्वल रख के जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, सपोज सिग्मा सी फाइंड आउट करने को बोले, या फिर सिग्मा टी यानी कि कंप्रेशन स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, जो भी कैलकुलेट करने का हम बोले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पूछा गया कि कॉपर अंडर टेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, तो हमारा कॉपर क्या होगा, अंडर कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो आपका 42 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 3 हिंज आर्च का क्वेश्चन। तो 3 हिंज आर्च में आपको एक 3 हिंज आर्च दे रखी है जिसमें आपकी लोडिंग दे रखी है, तो आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो इसको मैंने सॉल्व करा हुआ था, ठीक है। तो 3 हिंज आर्च दे रखी है, तो 3 हिंज आर्च में आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो भी वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज मैंने कर ली रिएक्शन एट वी एट ए पर सपोर्ट कैलकुलेट कर ली, तो रिएक्शन एट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसका क्या ले लिया, आपकी मोमेंट ले लिया है अबाउट बी। तो वी ए इंटू एट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2p इंटू 3, यानी कि 2p आपका जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है 3 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हमें वी ए की वैल्यू मिल रही है 3/4p, ठीक है। तो उसके बाद मुझे वर्टिकल रिएक्शन एट ए मिल गई है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है जो आपका 3 हिंज आर्च होता है, 3 हिंज आर्च के केस में क्या होता है कि हमारा जो आपका टॉप यहाँ पर कैसे बोलते हैं, क्राउन पर जो भी आर्च लगी थी यहाँ पर क्या हिंज प्रोवाइड, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 के बराबर होगा, क्योंकि हिंज है। तो इसलिए मैंने एम सी इक्वल टू 0 कर दिया। तो एम सी आपको पॉइंट सी के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूँगा, सो उसके लेफ्ट में जो भी फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहीं पर मैंने क्या ले लिया, अबाउट पॉइंट सी मूवमेंट ले लिया। तो वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी 4 है, और यहाँ पर सपोज थ्रस्ट कितनी लग रही थी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच लग रही थी। तो आपका क्या ये इसको क्या करेगा, एच जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका ये जो वर्टिकल रिएक्शन है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, आपको अपोजिट मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका मूवमेंट ले लिया अबाउट सी। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। एच इक्वल मुझे मिल रहा है 2p के बराबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान ऑफ बीम ए बी। तो आपको ए बी बीम दे रखी है सिंपली सपोर्टेड, तो इसके मिड स्पान पर आपको क्या बताना है, डिफ्लेक्शन बताना है। तो डिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, 5/384 WL की पावर 4 EI के बराबर होता है, लेकिन इसमें आपका कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो आपका ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। अगला है 45 कह रहा है कि व्हाट आर द बेंडिंग मोमेंट एट इंड ए एंड बी ऑफ यूनिफॉर्म फिक्स्ड बीम ए बी एज सोन फिगर व्हेन टू कंसंट्रेटेड लोड एक्ट एट 1/3 स्पैन। तो आपका क्या है, एक फिक्स्ड बीम दे रखी है, उसमें आपका लेफ्ट और राइट से आपका 1/3 L/3 डिस्टेंस पर आपको क्या लग रहा है, 2 लोड लग रहे हैं W के, यानी कि आपकी एक सिमेट्रिक बीम है। तो इस केस में आपको बता रहा है कि पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए और बी क्या होंगे। तो आपको पता है बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स सपोर्ट होते हैं टू, ये आपकी फिक्स्ड बीम आपका एक सिमेट्रिक बीम है। तो एम ए एंड एम बी किसके बराबर देंगे, 2/N/W इंटू एल के बराबर होता है, ठीक है। अगला है आपका बीम हिंज्ड एट ए। तो आपको पूछ के रखा है कि एक बीम क्या हमारी हिंज है ऐसे इस तरीके से और फिक्स्ड है फार एंड पे। तो अगर मैं कह रहा है कि यहाँ पर एम मूवमेंट अप्लाई करो तो फार एंड पे कितना कैरी होगा। तो आपको पता है इस केस में हमारा कैरी ओवर फैक्टर था 1/2। तो आपका m/2 मूवमेंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स्ड सपोर्ट पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में आपको क्या आस्क करा हुआ है, 47 में आपको एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है, इसके एंड पे आपको क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो पॉइंट लोड की वजह से आपका कह रहा है कि चेंज इन स्लोप कितना होगा। तो आपको पता है यहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा, फिक्स स्पॉट पर आपका स्लोप 0 हो जाएगा और फ्री एंड पर आपका स्लोप होगा WL²/2EI। तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 48। तो द शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम सेक्शन इज मैक्सिमम कह रहा है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं। तो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होते हैं। तो आपको बी आपका आंसर सही हो जाएगा, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। अगला क्वेश्चन आपका है अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान इफ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ बीम आर डबल्ड देन द डिफ्लेक्शन एट मिड स्पान विल बी रिड्यूस्ड टू। तो कह रहा है कि कोई मेरे पास मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, एक बीम है मेरे पास सिंपली सपोर्टेड इस तरीके से, और आपका मिड यानी कि सेंटर पर इसकी क्या लग रहा है, एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, सपोजेट W लग रहा। तो कह रहा है इसका सपोजेट उसका क्रॉस सेक्शन था B/D। तो कह रहा है अगर हम इसको डबल कर दें 2B और 2D करते हैं तो आपका
जो डिफ्लेक्शन होगा कितना परसेंट होगा कह रहा है, जो प्रीवियस आपका इस केस में आपका डिफ्लेक्शन था। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। तो आपको पता है कि जो हमारा कंसनट्रेटेड लोड के केस में, इस केस में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सेंटर पर, होता है WL3/48 EI। तो अब आपका आई अगर मैं इसका बी और डी चेंज कर रहा हूँ, तो बी और डी चेंज होने से आपका जो इतना WL3/48E आपका इस पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, बट आपका चेंज होगा तो होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है आपका, I1 आपका सपोज पहले केस में आपका BD3/12 था, I2 कितना हो जाएगा आपका 2B × 2DD3/12। तो आपका ये आ रहा है 16 BD3/12। तो I2 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 16 टाइप ऑफ I1 आ रही है। यानी कि आपका जो सेक्शन के जो आपको 2B और 2D करने को बोला था, तो उससे आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 16 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो आप कह रहे हैं कि जो Y2 होगा तो कितना परसेंट होगा Y1 का। तो आपको Y2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL3/48E2। आपका ये तो आपका कांस्टेंट है, बट I2 की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जा रही है, I1 के बराबर हो जा रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, WL3/48E I1। तो ये आपका किसकी वैल्यू थी, Y1 के बराबर था, Y1 था ये। तो यानी कि केस फर्स्ट में आपका डिफ्लेक्शन के बराबर था। तो ये कितना हो गया, 1/16 टाइम ऑफ Y1। तो Y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, Y1/Y2 की वैल्यू, यानी कि सेकंड केस में डिफ्लेक्शन आपका आ गया Y1/16, यानी कि 16 टाइम डिक्रीज हो गया आपका। तो अब आपको बताना है कि कितना परसेंटेज है प्रीवियस का। तो आपको आपका जो न्यू डिफ्लेक्शन है आपका 1/16 ऑफ Y1 है। तो आपका प्रीवियस था Y1, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 6.25%। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 50। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर। तो आपको पूछा कि इसमें आपका मिड स्पैन पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। ये आपका पॉइंट लोड विद सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन है। तो इसमें आपका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा सेंटर पर हो जाएगा PL3/48EI। अगला क्वेश्चन आपका, द फोर्स इन द मेंबर AC एंड AB फॉर द ट्रस सोन इन बिलो, ट्रस सोन बिलो विल बी रेस्पेक्टिवली। तो आपको पूछ रहा है कि जो आपका मेंबर है इस ट्रस के AB और BC, इसमें आप AC और AB, इनमें आपको क्या निकालना है, कितना फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसको देखते हैं, मैंने इसको भी सॉल्व कर रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं, जस्ट सिंपली आप इस ट्रस में आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी मेरे पास, अगर मैं इस जॉइंट की बात करूँ, जॉइंट C की, तो जॉइंट C को अगर मैं देखा तो जॉइंट C में आपका जो भी लोड है ओनली वर्टिकल लोड है। तो वर्टिकल लोड का कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर इंक्लाइंड आपका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो आपका फोर्स ऑन दिस AC फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना भी फोर्स P फोर्स है ये आपका ट्रांसफ़र होगा, इस बियर होगा इस इसकी BC एलिमेंट से। तो आपका AC में आपका कोई फोर्स नहीं हो, तो FAC = आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको हम मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सेक्शन में हमने क्या करा, एक सेक्शन XX काट दिया जो AC से पास हो रहा था। तो अगर अब मैंने ले लिया आपका जॉइंट C, तो जॉइंट C में हम देख सकते हैं आपका एक जो आपका P फोर्स लग रहा है। अब आपका ये FAC हो जाएगा, आपका ये FAC है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और आपका ये FCB है, तो ये पॉइंट B। अगर मैं पॉइंट B के अबाउट इन सभी फोर्स का मूवमेंट लूँ, तो पहला फोर्स मेरा है FGB, जो आपका जिसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, B से पास हो रही है, तो इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा इस पॉइंट पे। ऐसे आपका फोर्स P है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन आपसे B से पास हो रही है, तो इसका भी कोई मूवमेंट नहीं होगा इस पॉइंट पे। अगला है आपका FAC का वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहीं से पास होगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगी, B से पास होगी, तो इसका भी कोई आपका मूवमेंट नहीं होगा अबाउट B। आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है FAC का, उसका आपका हम मूवमेंट ले लेंगे अबाउट B, क्योंकि आपका ये जॉइंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो MB = आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये जो भी सिग्मा मूवमेंट होंगे, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट B, तो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा FAC sin थीटा हो जाएगा। तो FAC sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी BC हो जाएगी, = 0। तो FAC यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो आ रहा है मेरा 0 के बराबर। अगला मुझे निकालना था FAB। तो FAB आपका क्या है, ये वाला मेंबर। तो FAB में आपको देख सकते हैं हमारा, अगर मैं इसको आपको मैंने यहाँ पर आपका क्या शो कर रखा है, जॉइंट B शो कर रहा है। तो जॉइंट B में आप देख सकते हैं, इसमें ओनली ये क्या आपका
रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट आपके लिए वर्टिकल रिएक्शन होगी, वर्टिकल रिएक्शन का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। तो आपका जो एफ ए बी यानी कि एफ ए बी इस डायरेक्शन में आपका जो एफ ए बी फोर्स है तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं। तो जो भी वर्टिकल रिएक्शन थी वो किस पर ट्रांसफर होगी, आपकी एफ बी सी पे ट्रांसफर होगी। तो आपका एफ ए सी भी जीरो हो गया और एफ ए बी भी जीरो हो गया। तो ऑप्शन आपका इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 0 एंड 0। अगला है आपका 52। तो 52 में आपको पूछ रहा है कि एक बीम दे रखी, एक कॉलम दे रखा है आपको, इसका एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है। तो आपको बोला है कि इफेक्टिव लेंथ बता दो। इफेक्टिव लेंथ आपकी इसकी पता है आपको 12 होती है, तो 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ आउटर डायमीटर कैपिटल डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसका सेक्शन मॉड्यूलस निकालना है। तो आपका इस तरीके का आपका इसका एक्सटर्नल डायमीटर डी है, इंटरनल स्मॉल डी है। तो आपको पता है सेक्शन मॉड्यूलस होता है आपका आई अपॉन वाई मैक्स। तो आई आपका सेक्शन मॉड्यूलस फॉर द हॉलो सर्कुलर सेक्शन होता है आपका पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। वाई मैक्स आपका कितना हो जाएगा इसके लिए, डी/2 हो जाएगा। तो डी/2 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई/32 डी टू दी पावर पाई/32। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर कैपिटल डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 64 ये जाएगा 1 डी। तो ये आपका आ जाएगा पाई/32 डी इंटू डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू पावर 4। तो ये आपका ऑप्शन, इसमें आपका थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/32 डी इंटू डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। तो आपका अगला क्वेश्चन है 54। तो इसमें आपको क्या पूछ रखा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड इन अ बीम अंडर अ व्हील लोड कॉज्ड बाई अ ट्रेन ऑफ मूविंग लोड्स। तो कह रहा है कि आपका बेंडिंग मोमेंट निकालना है मैक्सिमम किसी पॉइंट पे, किसी अंडर अ व्हील लोड। तो कब मैक्सिमम हो रहा है, तो आपको पता है जब हमारा क्या होता है सी जी व्हेन दिस व्हील एंड सी जी ऑफ द टोटल लोड सिस्टम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द बीम। तो आपका जो भी पॉइंट है उससे हमारा क्या होंगे, इस लोड का सी जी और जो भी व्हील लोड है वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो उस केस में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये आपने भी इसको करा होगा। अगला है आपका फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम statically indeterminate pin jointed plane frame, the relation between number of member and number of joint is expressed as। तो कह रहा है कि जो भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम होती है उसमें आपका जो रिलेशन होता है जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट और नंबर ऑफ मेंबर में क्या होता है कह रहा है। तो आपको पता है जो भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम होती है उसमें आपका क्या होता है, जब हमारा एम यानी नंबर ऑफ मेंबर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एक्सीड हो जाएंगे तो उसके में इंडिटरमिनेट हो जाएगी। तो आपका m इज ग्रेटर देन 2j-3 अगेन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में, किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में डिटेल से कॉन्सेप्ट वाइज और इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको इसकी स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसमें मैंने थॉरोली डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। कह रहा है कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, तो बल्क मॉड्यूलस आपका था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन आपका है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से, लेकिन इसमें आपका मिसप्रिंट है थोड़ा कि कौन से पॉइंट के लिए हमें रिएक्शन ऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कौन से पॉइंट के लिए कौन से रिएक्शन के लिए ड्रॉ करना है। तो उसके बाद तो इसको हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका कौन से पॉइंट पे आप कौन सी रिएक्शन के लिए आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है ये बताया नहीं है। अगला है आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर, किसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं कह रहे हैं। तो आपका आंसर बी ठीक हो जाएगा। बीम्स के लिए हम कर सकते हैं, आर्चेज के लिए कर सकते हैं, ट्रसेस के लिए भी कर सकते हैं। अगला है इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एनी जॉइंट। तो आपको कह रहा है कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं ईच मेंबर जो एक मीटिंग पॉइंट में मिल रहे होते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना का सम कितना होता है, वो होता है मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, यानी कि सबका सम क्या होगा 1 होगा ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगला क्वेश्चन है आपका इन कॉलम एनालॉजी मेथड द एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम फॉर फिक्स्ड बीम ऑफ स्पॉन L
एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई इज टेकन एज। तो कह रहा है कि जो हमारी कॉलम एनालॉजी होता है उसमें एनालॉगस कॉलम ऑफ फिक्स्ड बीम के लिए हम जो एरिया लेके चलते हैं तो कितना होता है, तो उसका एरिया होता है आपका L/2EI। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। तो आपका ये हो जाता है आपका m² इंटीग्रेशन m²dx/2EI। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम प्लेन फ्रेम एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि कहाँ कैसे स्वे कैसा होगा इसमें। तो स्वे आपका क्या है कि अनसिमेट्रिक फ्रेम है, तो ये क्या होगा, इसमें स्वे होगा तो कहाँ को स्वे होगा, ये लेफ्ट, स्वे टू लेफ्ट होगा। ठीक है, अगला है आपका बी द स्लोप। अगला क्वेश्चन है आपका द स्लोप डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। तो ये आपका हो जाएगा फोर्स मेथड। अगला है आपका इन अ टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च द इन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल। तो कह रहा है कि जो टू हिंज आर्च होती है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका इंक्रीज इन दी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जो भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है उसमें इंक्रीज होता है। अगला आपका द पिन जॉइंटेड फ्रेम एज शोन इन फिगर इज। कह रहा है कि परफेक्ट फ्रेम है, डेफिशिएंट फ्रेम है और रिडंडेंट फ्रेम है। तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में इसको सॉल्व करेंगे कि ये आपका परफेक्ट फ्रेम है कि रिडंडेंट फ्रेम है। इसका सॉल्यूशन मैंने सेट कर रखा है, इसको देख लेते हैं। कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से एक फ्रेम दे रखा 2D फ्रेम और पिन जॉइंटेड, यानी कि ये कैप की ट्रस है। तो ट्रस में आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रस का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने का फॉर्मूला था ds = m+r - 2j, where m are the number of members, r is the number of reaction, j is the 2j, that means number of joint। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ जॉइंट कैलकुलेट देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको मैं एज ए जॉइंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ जॉइंट आपके आगे 6 और नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर कितने देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 7 8 9। तो नंबर ऑफ मेंबर आप कह रहे हैं 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी है 2 + 1 3। तो आपका इसका ds कितनी आ जाएगी, ds हो जाएगी आपकी m आपका नंबर ऑफ मेंबर, r आपका 3 है, जॉइंट है आपको 6। तो ds = आपको क्या रहा है 0। तो यानी कि ये क्या है, एक परफेक्ट फ्रेम है आपकी। तो हमने इसमें क्या करा, इसको एज अ जॉइंट कंसीडर नहीं करा। तो हम इसको अगर एज अ जॉइंट कंसीडर करेंगे तो फिर नंबर ऑफ जॉइंट आपके कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और इसको हम फिर जैसे मैंने इसको खाली 2 मेंबर 7 या 8 2 मेंबर मान के सॉल्व करा, तो हमारे मेंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि 2 मेंबर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो उससे भी हमारा ds इतना ही आएगा। तो ये क्या रहा है आपके परफेक्ट फ्रेम आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम whose free end is subjected to a point load be of shape। तो कह रहा है कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम है, अगर इसके यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका इस तरीके से ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, तो अगला है आपका द रेशियो ऑफ थीटा ए एंड थीटा बी। तो यहाँ पर इसका फिगर मिसप्रिंट है। तो अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है हमको, NS एंड NK यानी किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी निकालनी है। और आपका एक कंडीशन दे रखी है कि जो भी एक्सियल डिफॉर्मेशन है उसे हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस फ्रेम वाले क्वेश्चन को हम इजीली ट्री कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्री कॉन्सेप्ट से आपका इसका हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। तो ट्री कॉन्सेप्ट पर अगर आपको कोई डाउट है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पे, तो मेरा इस चैनल पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसका कैलकुलेट करते हैं ट्री कॉन्सेप्ट से इजीली हम
शॉर्ट ट्रिक से इसकी NS निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे। 2 कट लगाने के बाद जो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाती है वो हो जाती है आपकी 3C, यानी कि नंबर ऑफ कट 3C माइनस R। ठीक है, तो R क्या है आपकी नंबर ऑफ कंस्टेंट एडेड, कि आपने कितने कंस्टेंट ऐड करे हैं सारे सपोर्ट को फिक्स करने के लिए। तो आपके पास नंबर ऑफ कट है आपके 2, और आप कंस्टेंट कितने ऐड करने पड़े आपको, यहाँ पर एक कंस्टेंट ऐड करेंगे तो आपका ये भी फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक कंस्टेंट ऐड करेंगे तो ये भी फिक्स हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ कंस्टेंट आपको कितने ऐड करें, 2। तो 3 2 6 माइनस 2 4, तो आपकी NS यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी आपकी आ गई 4। अगला इसमें पूछ रखा है आपको NK यानी कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी 3J माइनस R, R माइनस M। R क्या है आपके नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन, और J आपका है नंबर ऑफ जॉइंट, M क्या है आपके नंबर ऑफ इनएक्सटेंजेबल मेंबर। जैसे आपको यहाँ पर बोल रखा है कि आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट करना है, तो इससे बोलते हैं इनएक्सटेंजेबल मेंबर। तो इनएक्सटेंजेबल मेंबर इसमें आपके हैं 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर सारे क्या हैं, इनएक्सटेंजेबल हैं। J नंबर ऑफ जॉइंट आपके कितने इसमें 1 2 3 4 5 6, राइट। R आपके हैं इसमें 3 2 5 2 7, राइट। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं NK आपके क्या हो जाएगा 3J 3 × 6 माइनस R आपके हैं 7 माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंजेबल मेंबर, तो ये आपका आ गया 6। तो आपकी NK कितनी आ गई 6। तो NS और NK की वैल्यू आपकी आ गई 4 और 6। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला है हमारा द फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। तो आपको पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, इसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट बताना है। एक फिक्स्ड आपके पास इस तरीके की बीम है, इस पर आपको क्या लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है यूनिफॉर्मली। तो आपको जो भी यहाँ आपका इस तरीके से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी बनता है हमारा, तो यहाँ जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा एंड में, तो वो कितना होता है, तो वो आपका होता है WL²/12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ एनालिसिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेथड इज यूज्ड फॉर एनालाइज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। द मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर मैनुअल एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो द मेथड इज यूज्ड फॉर एनालिसिस इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो इसका हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए करते हैं विद लेसर डिग्री, जो इसकी लेसर डिग्री होगी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, उसके लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 72। तो 72 क्वेश्चन में हमें आस्क है कि द प्लेट गर्डर ऑफ द प्लेट गर्डर द वेब in the plate girder the web plate is provided with stiffness when the ratio to clear depth to thickness of the web greater than। तो कह रहा है जब हम प्लेट गर्डर में हम स्टिफनर कब प्रोवाइड करते हैं, when the ratio क्लियर डेप्थ और वेब का रेशियो किससे ग्रेटर होता है, तो जब वो 85 से एक्सीड कर जाता है तब हम क्या करते हैं, स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला है आपका इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज I द नंबर ऑफ हिंजेज P रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रक्चर इनटू मैकेनिज्म इज गिवन बाई। तो आपका मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए कितने आपको नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेज चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेज हमें चाहिए होते हैं I+1, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी +1 के बराबर हमें क्या चाहिए होते हैं, प्लास्टिक हिंजेज चाहिए होते हैं मैकेनिज्म फॉर्म होने के लिए, ठीक है। अगला है आपका द अलाउबल एवरेज स्ट्रेस इन एन अनस्टीफन वेब फॉर बीम मेड ऑफ स्टील ग्रेड 250। तो कह रहा है 250 ग्रेड के लिए हम एवरेज स्ट्रेस कितने लेंगे, शियर स्ट्रेस, तो ये आपका हो जाता है 0.4 टाइम ऑफ द सिग्मा वाई। तो ये आपका आ जाएगा 0.4 टाइम ऑफ सिग्मा वाई, तो ये आपका 100 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका स्टील प्लेट थिक ऑफ 3 mm विड्थ एंड 10 mm थिक हैज़ द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज 20 mm। नेट सेक्शन बताना है आपको, तो आपको नेट सेक्शनल एरिया निकालना है इसमें। तो नेट सेक्शनल एरिया आपका क्या हो जाएगा, आपका नेट सेक्शनल एरिया निकालते हैं। तो नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए आपके पास एक प्लेट है इस तरीके के, इसकी थिकनेस आपको दे रखी है कितनी, आपको दे रखी है थिकनेस इसकी 10 mm और विड्थ आपको दे रखी है इसकी 300 mm। तो कह रहा है कि इसमें एक बोल्ट होल है, बोल्ट होल, तो बोल्ट होल का डाया आपको ग्रॉस डाया दे रखा है 20 mm। तो आपको इफेक्ट नेट एरिया निकालना है, तो नेट एरिया आपको क्या हो जाएगा B माइनस D इंटू टी, वेयर डी इज द डाया ऑफ होल। तो आपका 300 माइनस 20 इंटू टी, तो ये आपका आ जाएगा जैसे आपका 280 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 2800 mm²। तो आपका ऑप्शन
पी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से एक क्वेश्चन और है आपका। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या आस्क करा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा इफ आई बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोल्ड बीम सेक्शन, ए पी इज द एरिया ऑफ कवर प्लेट इन वन फ्लैंज, एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज प्लेट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप प्लेट गर्डर इज गिवन बाई। तो कह रहा है हमें एक प्लेट गर्डर दे रखा है। तो प्लेट गर्डर आपका किस टाइप का होता है? प्लेट गर्डर में आपके क्या होते हैं, ये आपकी फ्लैंज है, फ्लैंज प्लेट है, यहाँ भी आपका एक ये वेब है, इसकी ये वेब प्लेट है, यहाँ भी आपकी क्या होगी, एक फ्लैंज प्लेट होगी। इसमें भी क्या होती है हमारी आपकी कवर प्लेट होती है। सब पहली टॉप कवर प्लेट, बॉटम कवर प्लेट, ठीक है। तो ये आपका एक जो आपको इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पूछ रखा। तो ये आपका प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर विथ कवर प्लेट। तो कह रहा है कि हमारे पास इसका जो एरिया है, दोनों का एरिया, इसका भी ए पी है और इसका भी एरिया क्या है, ए पी है। तो आपको पूछ रहा है कि इसका एम ओ आई निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम प्लेट गर्डर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या मान के चलते, हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लेट है, प्लेट का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, यानी कि जो एपी जो भी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्लेट का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होगा, यानी कि इसके सेंटर के अबाउट होगा, उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करके ले चलते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है तो इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर लेते हैं। तो इस यहाँ भी इसका भी इस प्लेट का इसके इसी प्लेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जो भी एम ओ आई है उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा इन दोनों मोमेंट ऑफ, लेकिन इसका जो सी जी के अबाउट होगा, आपका जो प्लेट गर्डर की सी जी के अबाउट होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब हमको दे रखा है इस वाले जो हमारा ये सेक्शन 1-1 है, ये वाला सेक्शन, ये टोटल सेक्शन, इसका हमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई बी, ठीक है। तो आई बी तो आपका इसका हो गया जो आपका रोल्ड बीम सेक्शन है, तो रोल्ड बीम सेक्शन का आपको आई बी दे रखा। और इसके अब आपको प्लेट का निकालना है, प्लेट का इस प्लेट के सेंट्रोइडल एक्सिस के रेस्पेक्ट वाला एम ओ आई आपको हम क्या करना है, निगलेक्ट कर देना। लेकिन जो इस सी जी के, यानी कि जो आपकी प्लेट गर्डर के सी जी के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो सी जी के अबाउट इसका मोमेंट, इस सी जी के अबाउट इन प्लेटों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, पहली प्लेट का हो जाएगा ए पी इंटू आपको ये डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की एच, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, h/2। तो हमें इसका एम ओ आई निकालना है, तो ए पी इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, h/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे दूसरी प्लेट का भी हो जाएगा ए पी इंटू h/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा टोटल एम ओ आई कितना आ जाएगा, टोटल एम ओ आई हमारा हो गया, सॉरी विजिबल नहीं होगा तो मैं थोड़ा पीछे कर लिया था, तो दोबारा बता देता हूँ। तो दोबारा क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास एक प्लेट गर्डर दे रखा है। तो प्लेट गर्डर में हमें पूछा हुआ है, प्लेट गर्डर क्या होता है आपका, इसमें एक आपकी रोल्ड सेक्शन होता है। तो रोल्ड सेक्शन आपका कौन सा है, ये वाला रोल्ड सेक्शन है आपका, जिसको मैं हैच कर रहा हूँ इस टाइम। तो ये आपका रोल्ड सेक्शन है, इस पर आपकी दो कवर प्लेट है, कवर प्लेट का एरिया आपको दे रखा है ए पी, और इसके बाद आपका इसकी जो ए पी यानी कि जो इनकी सी जी के बीच की डिस्टेंस है दोनों प्लेटों की, वो दे रखी है आपको एच। तो आपको पूछ रखा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जब प्लेट गर्डर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो हम इन प्लेट जो भी हैं, इन प्लेटों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्हीं के सी जी के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करके लेते हैं। लेकिन जो इन प्लेटों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस प्लेट गर्डर के सी जी के अबाउट, उसे हम कंसिडर करते हैं। तो अब हमारा टोटल एम ओ आई कितना हो जाएगा, आई भी तो हमें इस जो भी ये आपका ये वाला सेक्शन है इसका हमें आई बी दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लेकिन अब हमें प्लेट का इस सी जी के रेस्पेक्ट में निकालना। तो इस प्लेट का एरिया है ए पी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी जी, और इसके सी जी के बीच की डिस्टेंस हमारी h/2 हो जाएगी, h/2 का स्क्वायर। ऐसे ए बी आपका दूसरी प्लेट का हो जाएगा। तो टोटल आई पी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आई बी प्लस 2AP h/2 का स्क्वायर। तो ये आपका प्लेट गर्डर के केस में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला IB + 2AP h/2 का स्क्वायर। अगला आपका इफ मोमेंट ऑफ m इज द मैक्सिमम मोमेंट एंड इन द प्लेट गर्डर, d इज अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस, TW इज द थिकनेस ऑफ द वेव, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर कह रहा है कि आपका प्लेट गर्डर की बात कर रहा है। उसमें आपको कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका, m है, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस आपका p है, TW थिकनेस ऑफ वेव है। तो इस केस में इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ गर्डर कितनी होगी। तो इकोनॉमिकल डेप्थ हम किस बेसिस पे निकालते हैं, मिनिमम वेट के बेसिस पे निकालते हैं। तो जो हमारा मिनिमम बेसिस पे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, मिनिमम इकोनॉमिकल डेप्थ जो आती है वो आती है 1.1 रूट m डिवाइडेड बाई p इंटू TW, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है नॉर्मली द पिच ऑफ द रूफ ट्रस विथ एस्बेस्टोस शीट शुड नॉट बी लेस देन। तो इसको हमारी जो पिच होती है एस्बेस्टोस शीट के लिए रूफ ट्रस की, तो वो होती है 18 डिग्री IS कोड के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास
जेनेटिक गर्डर का। तो इसमें कहता है कि जो जेनेटिक गर्डर होते हैं उसको हम किसके लिए डिजाइन करते कह रहा है। तो अब सबसे पहले लेटरल लोड, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोड एंड वर्टिकल लोड, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल लोड। तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यानी कि लेटरल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड और वर्टिकल लोड तीनों के लिए हम इसे डिजाइन करते हैं। जेनेटिक गर्डर आपका होता क्या है, एक आपका ओवरहेड जो भी लोड है, लोडिंग होती है उसको हम ट्रांसफर करने के लिए क्या लगाते हैं, जेनेटिक गर्डर लगाते हैं। उसमें आपके दो गर्डर लगे हुए होते हैं इस तरीके से आपके दो गर्डर होते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या करती है, इसके ऊपर आपकी एक रेल लगी होती है। तो रेल के ऊपर हमारा क्या करता है, एक लेटरल डायरेक्शन में एक फ्रेम लगा होता है जो मूव करता है। इसके ऊपर एक क्रैब लगी होती है। तो क्रैब भी क्या करती है, ये क्या करता है लॉन्गिट्यूडनल, ये करती है आपकी लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट और ये करता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दोनों में इसमें फोर्स आता है। नंबर थर्ड, आप इसका जो भी इसका क्रेन का वेट होता है वो आता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारे लिए हम तीनों के लिए डिजाइन करके चलेंगे, लेटरल के लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, वर्टिकल लोड के लिए, ठीक है। अगला है आपका एज पर IS कोड मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट शुड बी इन कंप्रेशन फ्लैंज कह रहा है कि कंप्रेशन फ्लैंज के लिए मैक्सिमम पिच कितनी लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हम मैक्सिमम जो पिच लेके चलते हैं वो होती है आपकी 200 mm, लेसर ऑफ 200 mm एंड 12T, यानी कि वो है T इज द थिकनेस। तो आपका ये क्या है, IS कोड रिकमेंडेशन है, ठीक है। अगला है इन प्लेट गर्डर बेंडिंग मूवमेंट इज रजिस्टेड बाई। तो कह रहा है बेंडिंग मूवमेंट किसके द्वारा रजिस्ट होता है। तो आपका प्लेट गर्डर में जो बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट होता है वो तो फ्लैंज प्लेट और फ्लैंज एंगल के द्वारा रजिस्ट होता है, ठीक है। अगला है द ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिविट इज द डायमीटर। तो आपको पता है रिविट होल का जो डायमीटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिविट बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम, यानी कि लार्ज शेप फैक्टर। शेप फैक्टर आपका किसका मैक्सिमम होगा कहते हैं, इन सब में से सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर आपका होगा आई थिंक शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर आपका इसमें से सबसे मैक्सिमम हो जाएगा डायमंड का। सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर आपका हमारा होता है ट्रायंगुलर सेक्शन का, ठीक है। तो इसको देखूंगा मैं, थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है आई सेक्शन की डायमंड सेक्शन में, तो इसे देखूंगा, ठीक है। अगला है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड प्रेफरली यूज्ड फॉर दी टॉर्जन। जहाँ कह रहा है कि टॉर्जन अगर कर रहा है तो वहाँ हम कौन सा सेक्शन यूज़ करेंगे। तो आपको पता है टॉर्जन के लिए हम क्या, जहाँ टॉर्जन होगा वहाँ हम बॉक्स टाइप सेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है लोड फैक्टर इज डिफाइंड। लोड फैक्टर होता है आपका अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाई वर्किंग लोड। अगला है आपका द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हेल्ड इन पोजिशन इन रिस्टेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड एंड अदर एंड फ्री। तो कह रहा है कि एक एंड आपका फ्री है, एक फिक्स है, तो इस केस में आपका कितना हो जाएगा 12। अगला है आपका द परमिशिबल बेंडिंग स्ट्रेसेज इन स्लैब बेस फॉर ऑल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो कह रहा है कि परमिशिबल बेंडिंग स्ट्रेसेज कितने होने चाहिए। तो आपके होते हैं 0.66 FY के बराबर। तो ये आपके हो जाएंगे 165 न्यूटन पर mm², ठीक है। अगला है मेरे पास द मेंबर विच सपोर्ट कवरिंग मटेरियल ऑफ अ रूफ, स्टील रूफ। तो आपको जो जिसको कवरिंग को सपोर्ट करता है वो आपका होता है परलेन। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिपीटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम दी बेंडिंग स्ट्रेसेज। तो कौन सा हमारा पास जो जॉइंट होता है वो रिपीटेड जॉइंट बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री होता है। तो आपको पता है जो हमारे लैब जॉइंट होता है, तो लैब जॉइंट में आपकी क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। तो आपका जो लैब जॉइंट होता है वो फ्री नहीं होता है। लेकिन जब हमारे पास कवर, जो हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो दोनों प्लेटों में क्या रहता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहती है, इक्वल सेम रहती है। तो इस केस में इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे। तो आपका बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट वाला जो हमारा जॉइंट होगा वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेसेज होगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। अगर इफेक्टिव लेंथ वेल्ड की किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका 4 टाइम ऑफ द वेल्ड साइज से आपकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड कम नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा इसका पार्ट 1, 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस के लिए। अगले 90 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।